देखिएगा, अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस तरफ कौन होता है, जेड एक्सिस। अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड। आप सबको पता है इस कोऑर्डिनेट पे नंबरिंग क्या होता है। मान लो ये नंबरिंग किया हुआ है, ये नंबरिंग किया हुआ है। एक बात बताओ, ये एंगल जो है 90 से बड़ा है या छोटा है? तो बोलेंगे सर ये एंगल 90 है। ये इधर नहीं है सर, इधर नहीं है, ये किस तरफ है, ये इस तरफ है। और एक्स एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री बना रहा है, और वाई के साथ भी जिधर ये दिख रहा है ये उधर मौजूद नहीं है, ये उधर मौजूद नहीं है। मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर है। किस एक्सिस में गया हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस। 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, हम लोग इसको वेक्टर कहते हैं। और मान लो वेक्टर के लिए हम सिंबल यूज कर दिया ए, तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन ऊपर में एरो का निशान देना जरूरी है। अब इसको ए बोलेंगे कि वेक्टर ए बोलेंगे? इसको वेक्टर ए बोलेंगे। इस वेक्टर में कितना हिस्सा, मैग्नीट्यूड, और बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना सेंटीमीटर है, और इसका डायरेक्शन कौन एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप से इंडिकेट करते हैं। मतलब कोई अगर एक्स में जाएगा तो उसके डायरेक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, आई कैप से इंडिकेट करते हैं। मान लो इधर कोई गया, इतना गया, तो बताओ कितना गया, 1 2 3 4, तो बताओ गया कितना, और किधर गया, along y एक्सिस। अब इसका भी कोई नाम दे दो। यहां नाम हम ए दिए थे, यहां नाम क्या दे दिया, बताओ सही कि गलत? क्योंकि बी के ऊपर एरो का निशान देना वेक्टर का सिंबल होता है कि अल्फाबेट के ऊपर एरो का निशान दे दो। अब ये वेक्टर बी कहलाएगा। अब बताओ, ये बताओ कितना सेंटीमीटर है, और डायरेक्शन कौन एक्सिस में है, वाई एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर जे कैप। और बोलो ये मान लो 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर गया, सच में इधर गया है, ये सच में किधर गया है, इधर गया, इधर आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर गया है। और इधर कितना सेंटीमीटर गया है, 3 सेंटीमीटर। कौन एक्सिस में, along z एक्सिस। और इसका भी एक नाम दे दो, मान लो इसका नाम क्या दे दिया, वेक्टर सी। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना सेंटीमीटर, और along z एक्सिस को k कैप बोलेंगे। तो तुमसे अभी मैंने क्या बोला, तुमसे मैंने बोला कि वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, और अगर इसका डायरेक्शन x में जाएगा तो क्या बोलेंगे, y में जाएगा तो, और z में जाएगा तो k है। 3 डायरेक्शन है अपने पास। अब देखो यहां ध्यान से, एक प्रोडक्ट होता है जो हमको आपको पढ़ाना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक तरह का मल्टीप्लीकेशन है, जिस तरह से बचपन में आप लोगों ने सीखा है
9 तिहाई के कितना होता है 27। कैसे जोड़ते थे बचपन में 9 प्लस 9 प्लस 3 बार जोड़ते थे 27 आता था। तो 3 बार जोड़ने के बजाय 3 से मल्टी, तो बचपन में प्रोसेस बताया गया ना, उसी तरह से एक नया तरह का मल्टीप्लीकेशन है। कौन सा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। सुनोगे ध्यान से, मान लो ये है 4 यूनिट, दिख रहा आप लोगों को, और डायरेक्शन दिख रहा आप लोगों को, आई कैप या इधर है अलोंग एक्स एक्सिस से, तो 4 यूनिट। मान लो इस वेक्टर का नाम क्या दे दिया वेक्टर पी, और वेक्टर पी का ये क्या है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमको दिख ही रहा है, अरे एरो का निशान दिख रहा है ना। तो वेक्टर में दो हिस्सा होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है वेक्टर लिख के कांचे में डाल दो, और डायरेक्शन हो गया ए कैप। और फिर ये कैप कितना तरह का है 3, एक्स में रहा तो आई कैप लिख देंगे, वाई में रहा तो, और जेड में रहा तो, और ये मैग्नीट्यूड। तो बताओ वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है 4 यूनिट है। और ये दूसरा वेक्टर है, इसका एरो बड़ा है या छोटा। अगर एरो इसका बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरो बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा। ये कुछ भी होगा तो 4 से मान लो कितना यूनिट दिया हुआ है, ये 6 यूनिट दिया है, ये 6 यूनिट दिया है। और इसका मैग्नीट्यूड ले लो वेक्टर क्यू वाला, और क्वेश्चन में दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया है। अब तुमसे बोले हम, अब तुमसे एक सवाल बोले, पढ़ो पहले इसको। क्या पढ़ोगे, जब बचपन में एबीसीडी पढ़े थे ना, उसी तरह इसको पढ़ना सीखो। इसको पढ़ोगे वेक्टर पी, क्या पढ़ोगे, और इसको क्या पढ़ोगे डॉट, और इसको क्या पढ़ोगे वेक्टर क्यू। पढ़ो पूरा, क्या पढ़ेंगे वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का आंसर होगा वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड ले लो, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड ले लो, और दोनों के बीच का कोसाइन एंगल। कौन सा एंगल, तो बताओ वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कितना है और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना डिग्री बताओ 6 चौके, और कॉस 60 का वैल्यू कितना आ गया यूनिट। कितने लोगों को दिखा 12 यूनिट स्क्वायर। तो बताओ 6 चौके 24 है कि 6 चौके 12 आ गए। क्या कि डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, तो आपको अब उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहे उतना से काम चलाइए कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का आंसर होगा पी का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड, और कोसाइन एंगल। कौन सा एंगल, कोसाइन एंगल। चलो एक अगर और उठाते हैं सवाल, मान लो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 7 यूनिट, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 4 यूनिट, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया 90 डिग्री, और तुमसे सवाल कर दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ। कितने लोग बना सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बोलेंगे सर बिल्कुल, अभी तो आप बताया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और दोनों के बीच का कोसाइन एंगल लिखेंगे। थीटा कितना डिग्री 90। तो बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7, वेक्टर बी का 4, और कॉस 90 का वैल्यू, तो बताओ ये कितना हो गया। कितने लोग समझे, मतलब बताओ 7 चौके 28 हुआ कि 7 चौके 0 हो गया, क्योंकि ये वेक्टर ये स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, या डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, और आंसर के पास कोई डायरेक्शन, याद रखना ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर का डॉट क्या देता है स्केलर। दो वेक्टर का डॉट क्या देता है स्केलर देता है।
चलो अब तुमसे अगर बोले 4i कैप डॉट 6i कैप, पहले इसका फिगर दिमाग में बना, 4i कैप डॉट 6i कैप, तो बताओ ये कौन एक्सिस लिखा, बताओ 4 वाला किस एक्सिस में दिया है, कैसे पता चला कि एक्स में दिया है, आई कैप लिखा हुआ है मतलब 4 वाला एक्स में दिया है, तो 4 वाला एक्स में, तो मान लो यहां तक 4 है, यही हो गया कौन आई कैप। चलो 6 वाला कौन एक्सिस में दिया है, तो 6 4 से बड़ा ना होता है, तो ये हो गया 6i कैप, ये कौन हो गया 6i कैप, एक हो गया 4i कैप और एक हो गया। चलो अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो बताओ आई कैप को छोड़ के क्या दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, अरे आई कैप तो डायरेक्शन ना है, बताओ फिर इसको छोड़ के क्या दिख रहा है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस, और दोनों के बीच में कितना एंगल, कॉस 0 का वैल्यू, तो 6 चौके, और डायरेक्शन भी होगा नहीं, स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। कितने लोग समझे ये। चलो 4i कैप डॉट 6j कैप क्या होगा आंसर, इसका फोटो बना लिए दिमाग में, कैसे बनेगा फोटो, एक्स में कितना जाएंगे, एक्स में जाएंगे 4, और बताओ वाई में कितना जाएंगे, वाई में जाएंगे 6, और ये एंगल कितना डिग्री, चलो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना और इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल cos 90 का वैल्यू, कितने लोग समझे, मतलब आई को जे से करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा जे को के से करेंगे तो, क्योंकि जे और के के बीच में तो 90 ही ना बनता है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सेस मतलब चाहे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, सब एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहा है, सब एक दूसरे से 90 बना रहा है। तो अगर आपसे हम बोल दें कि 7i कैप डॉट 4k कैप, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नंबर तो बाद में सर, आई और के के बीच का एंगल कितना है, इधर हो गया आई, इधर हो गया के, कितना एंगल हुआ, और cos 90 का वैल्यू 0, इसका मतलब कि अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। और ये समझे, आई का जे से करेंगे तो क्या होगा, जे का के से करेंगे तो, और आई का के से करेंगे तो, कोई भी अलग अलग को करेंगे डॉट, इसको इससे करो चाहे इसको इससे करो चाहे इसको इससे करो, ये सब क्या दे देगा 0, cos 90 बन जाएगा। आंसर देगा कब, जब सेम सेम वाला मल्टीप्लाई हो, आई को आई से, जे को के को, तब मेरा काम का आंसर आएगा। देखो यहां ध्यान से समझो, मान लो दिया है 4j कैप डॉट 8j कैप, बताओ कितने लोग पहले फोटो बना सकते हो, 4j कैप 8j कैप बना लोगे फोटो, तो बोलेंगे सर ये हो गया ओरिजिन 4j, मान लो यहां तक 4 है, ये हो गया 4j, फिर 8j, तो यहां तक 8 है 8j, अब बताओ डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे डॉट, इसका मैग्नीट्यूड कितना 4, और इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल cos 0 का वैल्यू 8 चौके, उम्मीद है समझे हो। चलो आओ एक सवाल देखते हैं, मान लो दिया हुआ है कि वेक्टर ए का वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस
5k कैप है और वेक्टर बी का वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप है। दो वेक्टर दिया हुआ है और तुमको करना क्या है, तुमसे पूछा है ये क्या करना है, क्या पूछा है, पढ़ो ना। फाइंड, क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर, आपको जैसे ही डॉट प्रोडक्ट देखे तो सोचो कैसे करेंगे। तो बताओ पहले वेक्टर ए कितना दिया हुआ? 3i कैप, आगे बोलो, प्लस 2j कैप, आगे बोलो, प्लस 5k कैप, डॉट, आगे बोलो, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k। यही ना दो वेक्टर दिया है, इसका डॉट करना है। बताओ अगर मेरे पास 7 4 3 2 9 को मल्टीप्लाई करना है 63 से, बताओ क्या रूल होता है मल्टीप्लाई का? 3 को किससे करेंगे? फिर 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 उसके बाद 6 को सबसे करेंगे। अरे यही ना मल्टीप्लाई का रूल होता है। तो यहां कुछ नया नहीं करेंगे, इस 3 को 2 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे और 4 से भी करेंगे। सुनाई दिए? उसी तरह से इस 2 को 2 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे और 4 से भी करेंगे। उसी तरह तुम लोग बोलो अब क्या बोल रहे हैं? 5 को 2 से भी करेंगे, 5 को 5 से भी करेंगे और 5 को, मतलब बताओ कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 9 बार। कितने लोगों को दिखा कि 9 बार करना है? 9 बार करना है। चलो एक बार में एक किया जाए। आओ 3 को किया जाए 2 से, 3 को किससे किया जाए? एक बार में एक करो। कितने लोग करने आता है? करने आता है? बताओ आई और आई का डॉट कितना हो जाएगा? 1। अभी ना cos 0 बन जाता है ना। कितने लोगों को दिखा cos 0 1 हो जाता है? तो बताओ 3 दूनी और आई का तो 1 हो जाएगा। अगर डिटेल में करना है तो चलो कर दे रहे हैं। एक बार 3 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में। 3i भी इधर और 2i भी इधर। cos कितना डिग्री? cos 0 का वैल्यू 1। तो बताओ 3 दूनी, तो सीधे याद रखो कि 3 दूनी 6 होगा। आई और आई तो 1 हो जाएगा। चलो 3 को 2 से करो ना, बोलो क्या लिखे? 6। अब 3 को किससे करेंगे? एक बात बताओ, 3 को अगर हम 5 से करने जाएंगे तो ये 3 के पास आई है और 5 के पास, तो बताओ आई और जे होने के कारण एंगल कितना डिग्री बनेगा? और cos 90 का वैल्यू, तो 3 को 5 से करने का कोई फायदा मत करो। चलो 3 को 4 वाले से करो। 4 के पास कौन है और 3 वाले के पास, बताओ आई और के के बीच भी कितना एंगल बनता है? इधर हो गया आई, इधर हो गया के, तो आई और के बीच भी कितना एंगल बनता है? मतलब 3 को उससे भी करने का कोई फायदा? इसका मतलब ही तो बहुत आसान है सर। आई को आई से करेंगे, जे को के को, हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे। बाकी इधर उधर कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा? cos 90 0 हो जा रहा है। तो चलो करो तो फटाफट मल्टीप्लाई। जे को जे से करो, बोलो 2 पचे, आगे बोलो यार, 5 चौके 20 10 30 और 6 आंसर। कितने लोग सीख गए? अरे पक्का वाला सीख गए, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो यहां ध्यान दो। मान लो क्वेश्चन दिया है, इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम।
ए square plate having area vector A equal to 2i cap plus 5j cap plus k cap meter square is in that region. Find electric flux passing through it. ये चैप्टर 1 का सवाल है। जो चैप्टर 1 पढ़े हम उनसे बात कर रहे हैं। चलो कितने लोग बना सकते हो? क्या लिखा है बोलो तो? एक ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है और उस जगह पर एक प्लेट है, उस जगह पर एक प्लेट है, उस प्लेट का एरिया कितना दे रखा है? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। उस जगह पर जो प्लेट है उसका एरिया इतना दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बोलेंगे सर हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट ए। पढ़े हो कभी? ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दे रखा है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। और बताओ एरिया कितना? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब बताओ डॉट करने आता है? कितने लोगों को डॉट करने आता है? आई को आई से करेंगे, जे को और के को। चलो आई को आई से करो। 6 हो गया, 2 5 10, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 5 कम 5, 10 5 15 और 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कितना लोग सीख गए इस तरह का सवाल बना? समझ में आया कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक जमीन है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर इस तरफ F इक्वल टू 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का? कितना डिग्री के एंगल पे? बोलो ना। इस फोर्स को दो हिस्सा में तोड़ो। अरे वेक्टर दो हिस्सा में टूटता है ना, जिसके साथ थीटा बनेगा ये कौन होगा? F cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर बताओ F cos थीटा इसको कहां लेके जाएगा? आगे। F sin थीटा F cos थीटा कहां लेके जा रहा है? और मान लो ये चला गया 5 मीटर। कितना मीटर? ए से कहां पहुंच गया? बोलो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो कहते हैं वर्क डन हुआ है। क्या हुआ है? तो बताओ वर्क डन के बारे में क्या बोला मैंने? जब भी किसी बॉडी पर क्या लगे? जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी कुछ दूरी क्या करे? तय करे। तो कहते हैं कि क्या हुआ? वर्क डन
हुआ। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो क्या कहते हैं? वर्क डन हुआ है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कौन सा फोर्स बॉडी को आगे लेके जा रहा है? कौन सा फोर्स आगे लेके जा रहा है? और डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। एक्स लिखो चाहे एस लिखो, जो लिखो, कोई दिक्कत यहां तक? तो बताओ इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो तो एफ एक्स कॉस थीटा दिखेगा, हाँ या ना? अब अच्छे से देखो तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर है कि नहीं? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, इधर ना डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा, हाँ या ना? और अभी अभी याद करो मैंने पढ़ाया है, अभी अभी याद करो मैंने बताया है कि एक वेक्टर इधर हो, एक वेक्टर इधर हो और दोनों के बीच का एंगल क्या हो, तो इसको कौन सा प्रोडक्ट लिख सकते हैं? पी क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना? या मान लो पी क्यू कॉस थीटा लिखा है तो पी डॉट क्यू लिख सकते हैं ना? तो एक बात बताओ तो कितने लोगों को दिख रहा है एफ एक्स कॉस थीटा? इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एक्स। और एफ डॉट एक्स का मतलब यही ना हुआ एफ एक्स कॉस थीटा, हाँ या ना? बोलो इसका मतलब ये हुआ वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका? फोर्स का। और कौन सा प्रोडक्ट है? कौन? वर्क डन। वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, डॉट प्रोडक्ट है। तो बताओ यहां वर्क डन कितना होगा इस फिगर में? बताओ फोर्स कितना न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना, और दोनों के बीच का एंगल? तो बताओ 40 इंटू 5 इंटू 1/, ये 20 बार में कटेगा, 20 बचे, और वर्क का यूनिट होता है, तो बताओ 100 जूल का काम हुआ कि नहीं? कितने लोग समझे? समझ में आया? देखो यहां ध्यान से, अब तुमसे अगर बोले इफ ए फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन displaces a body through displacement 2i cap plus 3j cap plus 4k cap मीटर, फाइंड वर्क डन। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? सवाल क्या बोला है बोलो? एक फोर्स दे रखा है इतना और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इतना, और क्या पूछा है तुमसे? तो तुम लोग क्या जानते हो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। कितने लोग निकाल लोगे? तो डॉट कैसे करते हैं बताओ तो? आई को आई से करेंगे, जे को के को, कितने लोग समझ? तो बताओ आई को आई से करो, 7 दूनी 14, क्या लिखे आई की जे? कुछ नहीं, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, स्केलर है। 14, फिर बोलो 3 दूनी, फिर बोलो 14 6 20 और 20, आंसर हो। कितने लोग सीख गए? मतलब तुमको अगर डॉट प्रोडक्ट आता है तो तुम वर्डन निकाल सकते हो ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। देखो अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉडी है, इस पर
2 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना न्यूटन का, और बॉडी ट्रैवल कर गया 4 मीटर। आपसे हम बोलेंगे कि बताओ कितना काम हुआ, कितने लोग बना सकते हो, बना लोगे? कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। बोलो ये कैसे आया? तो बोलेंगे दे सर वर्क होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल। तो बताओ फोर्स कितना दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट, और बताओ फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ना हो रहा है। हाथ खड़ा करो कितने लोगों को दिख रहा है? तो एंगल कितना डिग्री होगी? 0। तो cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 8, और फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट 8 न्यूटन मीटर बोलो या 8 जूल बोलो, दोनों सही है। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब ये बताओ फोर्स का वैल्यू 1 मीटर पे ज्यादा होगा, 2 मीटर पे ज्यादा होगा, 3 मीटर पे ज्यादा होगा या 4 मीटर पे? फोर्स का वैल्यू कहां पे ज्यादा होगा? बोलो कितने लोग समझे कि सेम होगा? फोर्स कितना न्यूटन लग रहा है? अरे 2 न्यूटन मतलब 2 न्यूटन। वो 1 मीटर पे भी रहेगा तो 2 न्यूटन लगेगा, 2 मीटर पे भी रहेगा तो, 3 मीटर पे भी रहेगा तो फोर्स का वैल्यू बदल, वो कांस्टेंट है। कितने लोगों को दिखा कांस्टेंट है? कितना दे रखा है क्वेश्चन में? F इक्वल टू कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। तो ये जो फोर्स दिया है कैसा फोर्स है? ये कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो जाए, मान लो एक ब्लॉक है और फोर्स दे रखा है 2x स्क्वायर न्यूटन, कितना दे रखा है? अब बोलेंगे कि हमको वर्क बताओ 4 मीटर की दूरी पे। बताओ देखने में तो दोनों सेम क्वेश्चन लग रहा है ना। अरे यहां भी फोर्स दिया था और वर्क पूछा था, वहां भी फोर्स दिया है और क्या पूछा है? वर्क पूछा है। यस सर और नो सर। लेकिन यहां एक दिक्कत है, यहां है कि तुम कहीं पर भी जाओगे तो फोर्स कितना न्यूटन था? कहीं पर भी जाते तो 2 न्यूटन था। एफ के जगह पे क्या लिख दिया था? 2। लेकिन यहां दिक्कत है कि जो मेरा फोर्स है वह एक्स डिपेंडेंट है। अगर एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? मतलब 0 मीटर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, मान लो 1 मीटर पे आगे, तो बताओ 1 मीटर पे फोर्स कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 2 और x के जगह पे क्या डालेंगे? तो बताओ 1 मीटर पर फोर्स कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। कितने लोग 3 मीटर पे फोर्स निकाल सकते हो? अरे निकाल लोगे? तो बोलेंगे सर 2 मीटर पे पहले निकालिए। तो 2 मीटर पे कितना बोलो? 8 न्यूटन हुआ क्या? अरे x के जगह पे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, बताओ 3 मीटर पे फोर्स कितना? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 न्यूटन। और 4 मीटर पे 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 न्यूटन। हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे? अब बताओ तुमको वर्क डन कितना मीटर पे निकालना है? तो लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस एंगल। तो बताओ फोर्स कितना न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर और एंगल कितना डिग्री? फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एंगल कितना डिग्री? तो बताओ ये कितना होगी? 128 जूल आंसर आया। अरे बोलना, लेकिन ये सरासर गलत है। बोलो ये गलती क्या हो गया सर? 4 मीटर पे आप वर्क पूछा है तो 4 मीटर पे हम फोर्स पता कर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बोलेंगे देखो रे बाबू,
दिक्कत ये है कि 4 मीटर पर वर्क नहीं पूछा है, 4 मीटर तक वर्क पूछा है। इसको धक्का देना कहां से स्टार्ट किए थे? 0 मीटर से, और कहां तक ले गए? बताओ, 0 मीटर से 4 मीटर तक क्या फोर्स लगातार 32 लग रहा है? कहीं पर तो 0 लग रहा है फोर्स, कहीं पर फोर्स 2 ही न्यूटन है, कहीं पर फोर्स 8 न्यूटन है, कहीं पर फोर्स 18 न्यूटन है। तो अब दिक्कत यह है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू, और दिक्कत यह है कि फोर्स का कौन सा वैल्यू ले समझ में नहीं आ रहा। सुनाई दिया? फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कब कब बदल रहा है? हर पल बदल रहा है। और बोलो, हर पल बदलने वाले फोर्स को इंस्टैंटेनियस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ, वो कांस्टेंट फोर्स था, ये कैसा फोर्स है? इंस्टैंटेनियस फोर्स है। इसका हिंदी क्या हुआ? एक ऐसा फोर्स जिसका वैल्यू हर पल क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है कि केवल 1 मीटर पे बदलेगा, अरे बीच में कहीं 1.5 मीटर भी तो आएगा, बीच में कहीं 2.5 मीटर भी तो आएगा, बीच में कहीं 3.1 मीटर भी तो आएगा। बता, इसका वैल्यू कब कब बदल रहा है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर के हर पल। जब जब एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तब तक फोर्स का वैल्यू। तो दिक्कत ये है कि हम वर्क डन क्यों नहीं निकाल सकते? वर्क डन इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या ले समझ में, क्वेश्चन मार्क, क्या ले नहीं समझ में आ रहा। ये हुआ प्रॉब्लम। कितने को प्रॉब्लम दिखा? वहां प्रॉब्लम काहे नहीं हुआ जी? क्या है कि वहां जो मेरा फोर्स था वो क्या था? वो 1 मीटर पे लगे, 2 मीटर पे लगे, 3 मीटर पे लगे, 4 मीटर पे लगे, हर जगह वैल्यू सेम था, कांस्टेंट था। लेकिन यहां जो है हर पल वैल्यू क्या कर रहा है? आप देख सकते कैसे बदल है, क्योंकि एक्स डिपेंडेंट है। अलग अलग एक्स के वैल्यू पे फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग। तो इसको कैसे बनाएं, कैसे अप्रोच लें? तो ध्यान दो, बोलो हम लोग, फिर से बोलो, वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं जब तक फोर्स कांस्टेंट ना हो जाए। कितने लोगों सुनाई दिए? क्या सुनाई दिए? जब तक फोर्स कांस्टेंट ना हो जाए तब तक वर्क डन, जब तक फोर्स वेरिएबल है, होशे में नहीं है। समझ में आया? जब तक फोर्स वेरिएबल है मतलब हर पल इसका वैल्यू क्या कर रहा है? बदल रहा है। हर पल इसका वैल्यू क्या कर रहा है? बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग वर्डन निकाल नहीं सकते। वर्डन निकालने के लिए फोर्स को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। इसके लिए क्या करते हैं अब हम लोग? ध्यान दो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? बताओ, फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2x स्क्वायर न्यूटन। ये दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू 2x स्क्वायर न्यूटन। तो एक काम करो, हर पल तो चेंज हो रहा है वैल्यू, और हमको निकालना है कि बताइए कि 4 मीटर पर जब पहुंचेगा तो वर्क डन कितना लग गया। तो बोलेंगे सर एक काम करते, रुकिए, एक काम करो, ध्यान देना क्या काम कर रहे हैं। यहां से 3 मीटर के दूरी पे चल जाओ और बताओ 3 मीटर के दूरी पर फोर्स कितना होगा? कितने लोग निकाल सकते हो 3 मीटर के दूरी पर फोर्स? अरे बोलना, कितने लोग को 18 दिखा? और एक्स के जगह पे 3 डालेगा ना, एक्स के जगह पे 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी। तो बताओ 3 मीटर के दूरी पर फोर्स कितना न्यूटन? 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। अब 4 मीटर पर फोर्स कितना न्यूटन? बताओ, फोर्स सेम रहा कि फोर्स बदल गया? इसका मतलब फोर्स, अभी भी फोर्स मेरा काम का नहीं आया। एक काम करो, 3 मीटर पे निकाले ना, कितना मीटर पे निकाले? अरे बोलना,
एक काम करो, 4 पे मत जाओ, 3 में बहुत कम आगे बढ़ो। 3 में क्या करो, बहुत कम। पता है 3 में कितना आगे बढ़ो? 3 में तुम आगे बढ़ो 0.001 मीटर। 3 मीटर में कितना आगे बढ़ो? अच्छा, 3 मीटर में जब 1 मीटर आगे बढ़ गए थे तो फोर्स सेम रहा था कि बदल गया था? 3 मीटर में जब 1 मीटर आगे बढ़ गए थे फोर्स सेम रहा था कि बदल गया था? तो 3 मीटर में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? 0.001। और देखते हैं फोर्स सेम रहता है क्या कि ये दिमाग में घुसा चुके हो कि फोर्स को सेम करना है? हमको एक ऐसा उपाय निकालना है कि फोर्स बदलना। जब तक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा हम वर्क निकाल। जब तक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा हम वर्क निकाल। तो हम उसके लिए उपाय खोज रहे हैं। क्या खोजा? 3 मीटर पे फोर्स निकाल लिया। अब 3 में 0.001 मीटर आगे बढ़ा। अच्छा, 3 में 0.001 मीटर आगे बढ़ा तो यहाँ पे कितना मीटर हो गया? 3.001 हो गया। चलो बताओ, 3 मीटर पे तो इतना फोर्स, बताओ टी एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर, बताओ एक्स इक्वल टू 3 मीटर पर फोर्स कितना आ गया? अरे बोलना यार। 18 न्यूटन दिखा तुम लोगों को? चलो एट एक्स इक्वल टू 3.001 मीटर पे फोर्स निकालो। तो बोलेंगे एफ इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया है। एक्स का वैल्यू ले लेंगे, एक्स का वैल्यू ले लेंगे 3.001 का स्क्वायर। चलो 3.001 को 3.001 से मल्टीप्लाई करो। क्या आप लोग कितना आया बोलो? 9.006। चलो इसके बाद फिर कोई नंबर आएगा तो आएगा। कितने लोग का आएगा इतना? अरे मल्टीप्लाई करके देखना ना, स्क्वायर करके। चलो इसको मल्टीप्लाई करो अब 2 से मल्टीप्लाई करो। 18.012। एक बात बताओ, 18 पॉइंट लगभग 18 न्यूटन दिख रहा है तुम लोगों को? बोलेंगे सर चेंज हुआ है लेकिन बहुत ही कम। अगर मान लो कोई अगर एकाक 2 जीरो और बढ़ा देता इसमें और कम दूरी के लिए जाते तो और ज्यादा एक्यूरेसी आता, तब 18.000 समथिंग करके आता। बोलो हम लोग वर्क डन निकालना चाह रहे हैं लेकिन जो फोर्स है उसका वैल्यू हर पल सेम है कि बदल रहा है? हम लोग वर्क डन तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक फोर्स कांस्टेंट ना हो जाए। फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग पूरे रास्ते का बात नहीं करेंगे। मान लेंगे किसी पर बॉडी x दूरी पर है, जैसे हम x का एग्जांपल में कितना ले लिए? 3। अब उसमें कितना आगे बढ़ा? बहुत ज्यादा या बहुत कम? और उस बहुत कम दूरी को बोलते हैं dx। तो तुमसे आज से पूछेंगे कि dx क्या है, तो dx के बारे में क्या बोलोगे? dx बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। dx के बारे में क्या बोलोगे? हम तुमसे बोलेंगे dx का फायदा क्या हुआ, तो बोलोगे बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट का फायदा लेना यह हुआ कि जो क्वांटिटी वेरिएबल है थोड़ा देर के लिए सही वो कांस्टेंट हो जा रहा है। सुनाई दिया? कितने को सुनाई दिया? कारण कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है dx काहे लेते हैं, ये लिखा हुआ है कि dx का मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये किसी बुक में नहीं लिखा है कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने का फायदा। क्या आपको फायदा समझ में आ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? बताओ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने का फायदा क्या हुआ कि जो मेरा क्वांटिटी वेरिएबल था वह थोड़ा देर के लिए ही सही कांस्टेंट हो गया। कम से कम मेरा जो फोर्स है जितना P पे लग रहा है उतना ही
P से Q तक मेरा फोर्स का वैल्यू में कोई चेंज, P से Q तक मेरा फोर्स का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे लगभग सेम आ रहा है। तो P से Q तक फोर्स नहीं बदल रहा है, तो F लिखे कि DF लिखे? F, क्योंकि D लगाने का मतलब होता है कि चेंज हो जाना। समझ में आया? F लिखेंगे। कुछ लोगों को लगता है सर डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत कम चेंज हुआ, इसको भी x लिखे, dx का लिख रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 ले लोगे चेंज, तब तो वर्डन निकलने वाला। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना ही चाहिए, छोटा हो चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तो बताओ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पूरा W निकलेगा कि DW? स्मॉल वर्क डन निकलेगा। क्या निकलेगा? अब देखो, तुम जब इस वीडियो को देख के लिख रहे होगे, तुमको क्या करना चाहिए? हम जो इतना सारा बात मुंह से बोलते गए, वो लिखा है क्या? लेकिन आपको मेरा मुंह का बोला हुआ सारा बात ऐसे टाइप लिखना है ताकि वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। फिर हम बोले क्या हम सिर्फ वर्क पढ़ा रहे हैं? ट्रस्ट में, हम सिर्फ वर्क नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पूरा 12th पढ़ा रहे हैं। मतलब आगे भी कैलकुलस का यूज हर जगह पड़ेगा। इस तरह का बहुत सा टॉपिक आएगा, और अगर ये एक टॉपिक अच्छा हो गया, आपका आने वाला सैकड़ों टॉपिक आसान हो जाएगा। तो ये कभी मत सोचना सिर्फ वर्क पढ़ रहे हो, आप पूरा 12th का यूज पढ़ रहे हो। 12th में हर जगह आपको यूज होगा ये। चलो एक बार और पढ़ते हैं। अब एक फाइनल टच देने जा रहे हैं, प्लीज प्लीज ध्यान से सीखिएगा। फाइनल टच देने जा रहे हैं, देखिए। और जितना बात बोलेंगे वीडियो देखते समय, आप उन सारे बातों कॉपी में क्या करोगे? एकदम लिख लोगे ऐसे टाइप, जितना बात अभी से हम बोल रहे हैं। सुनो ध्यान से, देखो, एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन? 2x² न्यूटन। बताओ, देखते के साथ क्या समझ में आया? फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। हर पल फोर्स का वैल्यू x के साथ जैसे जैसे आगे जाएगा x का वैल्यू चेंज होगा, और x का वैल्यू चेंज होगा तो फोर्स का भी वैल्यू। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको फोर्स होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दिक्कत यह है कि फोर्स का कौन सा वैल्यू ले समझ में। जब तक फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा तब तक वर्क डन निकाल, क्योंकि वर्क बताया था ना F डॉट x होता है। अब प्रॉब्लम किसके साथ है? F का वैल्यू चेंज हो रहा है लगातार, क्या ले समझ ही में नहीं आ रहा है। और जब तक आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, आप वर्क डन निकाल। तो बताओ, फोर्स को कांस्टेंट बनाने का क्या उपाय है? तो बोलेंगे पूरे रास्ते का बात, पूरे रास्ते का बात नहीं करेंगे। मान लेंगे किसी पल हम x दूरी पर है, मान लेंगे किसी पल हम कितना दूरी पर है? मान लेंगे हम किसी पल x दूरी पर है। अब तुमको समझाने के लिए हम x का वैल्यू यहां पे कितना मीटर लिया था? आपको 3 मीटर लेने की जरूरत, समझाने के लिए लिया था कि वैल्यू समझ में है। तो मान लेंगे किसी पल हम x दूरी पर है, तो बताओ x दूरी पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 3 मीटर बोलते थे तो यहाँ 3 डाल देते थे, 4 मीटर बोलते थे तो यहाँ 4 डाल देते थे, तो x मीटर बोला है तो यहाँ क्या डालेंगे? तो बताओ x डालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 2x²। कितने लोग समझ? अरे x के जगह पे x डाल देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? बताओ 2x² का फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? P पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है? अब हम क्या चाहते हैं, ये फोर्स बदल जाए कि नहीं बदले? हम क्या चाहते हैं, बदल जाए कि नहीं बदले? ये फोर्स ना बदले, इसके लिए हम बहुत ज्यादा दूरी तय करेंगे कि बहुत कम? हम बहुत कम दूरी तय करने का फायदा आप लोगों को दिखा था अभी, तो हम बहुत कम दूरी तय करेंगे। मान लो हम P से Q चले हैं, P से क्या चले हैं? अरे तुमको दिखे इसलिए इतना दूर बनाया है, और नहीं तो Q इतना दूर पे भी नहीं है। Q कहां पर है? P के एकदम बगल में। Q कहां पर है? P के एकदम, तुमको दिखे इसलिए इतना दूर दिखा दिया जूम करके। बताओ P से Q तक का दूरी बहुत ज्यादा कि बहुत कम?
तो ये दूरी अगर x है तो स्मॉल दूरी हो जाएगा dx। अगर ये दूरी x है तो स्मॉल दूरी क्या हो जाएगा dx। बड़ा डिस्प्लेसमेंट की छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा की बहुत छोटा, इतना छोटा कि इस दौरान फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज, मतलब जो फोर्स का वैल्यू P पर आया था वही फोर्स का वैल्यू Q पर आएगा, दोनों जगह सेम फोर्स। P से Q तक फोर्स का वैल्यू बदल नहीं रहा है, कितना रह रहा है F। और P से Q तक वर्कडन बहुत ज्यादा कि बहुत कम, स्मॉल वर्डन को क्या बोलते हैं DW। तो बताओ, हम पूरे का तो वर्क नहीं निकाल सकते थे, लेकिन P से Q तक का तो वर्क निकाल सकते हैं ना, क्योंकि P से Q तक मेरा फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक काम करेंगे, लिखेंगे, पूरे का बात मत करिए सर, लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या लिखा बउआ बोलो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW फॉर वेरी स्मॉल displacement, small amount of burden for very small displacement dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। और इस दौरान फोर्स चेंज हो रहा है कि नहीं, नहीं, नहीं का मतलब है विथ इंस्टैन्टेनियस फोर्स F, मतलब उस पल का फोर्स क्या है F। अरे समझा। तो बताओ हम कहां से कहां तक का बात कर रहे हैं, फ्रॉम P टू, बात तो करना है A से B का, लेकिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोर्स मेरा चेंज कर रहा था। तो हम बात कर रहे हैं P से Q का, फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q। बताओ पूरा वर्डन निकालेंगे कि स्मॉल वर्डन। तो बताओ वर्कडन इक्वल टू पढ़ाए थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। कितने लोग पढ़े थे ये F डॉट एक्स पढ़े थे। अब x के आगे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा, और W के आगे, क्या F के भी आगे D आएगा, नहीं, मेरा फोर्स तो कांस्टेंट। यही ला तो इतना कहानी बनाया है कि मेरा फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट को तोड़ो, तो F डॉट dx, F dx cos, बताओ फोर्स भी आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे, cos कितना डिग्री, तो बताओ dw कितना आगे F dx। ये पूरा वर्डन निकला कि स्मॉल। और बताओ F का वैल्यू है कितना, अरे भाई F का वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर dx। बताओ ये छोटा वर्डन निकला कि पूरा वर्डन निकला, ये छोटा निकला। अब हमको तो पूरा निकालना है, हमको A से B का निकालना है। अब यहां के बाद एक नया मैथमेटिक्स आता है, एक नया मैथमेटिक्स आता है, सुनो। इसको क्या बोलते हैं एडिशन, इसको मल्टीप्लीकेशन, इसको और इसका निशान है इंटीग्रेशन। जैसे इन लोगों को पहचानते हो ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसी तरह से इसको पहचान लो, ये किसका निशान है इंटीग्रेशन का। और इसका एक तरीका होता है, तुमसे बोलेंगे 2+4 जोड़ो, कितने लोगों को जोड़े आता है, ठीक है अभी 6 बोल दे रहे हो, बचपन में सीखे थे 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तब 6 लिखते थे, अतः गलती करते थे, ठीक है। उसी तरह से इंटीग्रेशन नया चीज है, इसका भी एक तरीका है। शुरू में गलत हो सकता है, फिर हंसी लायक हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा, समझ गए और प्रैक्टिस कर लिए तो। सुनो, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ 2 and 4 is 6, क्या पढ़ते हैं, मतलब 2 4 का जोड़ 6 है। उसी तरह देखो इंटीग्रेशन का क्या तरीका है, इसको सुनो, पहले पढ़ते क्या है, ध्यान दो, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे, ये साइन किसका है, तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन
एक्स टू द पावर एन, पढ़ना सीखो पहले। एक्स टू द पावर और किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं? विथ dx। पढ़ो क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन विथ dx। अब सुनो, इसके बाद यहां देख सकते हो नीचे लिखा है 2, ऊपर लिखा है 3। इसका मतलब है कि x का वैल्यू बदल रहा है 2 से लेके 3 तक। इसका मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इनिशियल हो गया ये, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यूज करेंगे अभी तो समझ में आएगा कैसे यूज होता है, अभी यूज करेंगे हम लोग। चलो पहले पढ़ो ना, क्या पढ़ते हैं, पढ़ो फिर से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ dx, जहां x का वैल्यू बदल रहा है, बदल रहा है। कहां से कहां तक बाबू? 2 से 3 तक। x का वैल्यू बदल रहा है 2 से, 2 को बोलते हैं लोअर लिमिट और 3 को बोलते हैं। अब सुनो इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम जैसे बताया तो ये तरीका है बचपन में बनाने का। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो याद कर लो सीधे। बोलो पावर में, अरे बोलना, पावर में एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे। बोल क्या बोला हम, उतना ही से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ n+1 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया। x पे पावर क्या बचा, कहां से कहां तक? अच्छा 2 से 3 में कितने का चेंज आया? अरे 2 से 3 में कितने का बदलाव आया? 1 का। घटा के निकाले ना। तो यहां क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे 3 डालेंगे और जो पावर है वो लिख दो, और फिर x के जगह पे और माइनस कर दो, तब ना 2 से 3 के बीच का अंतर पता चलेगा। अपर लिमिट माइनस, बोलो क्या बोला, अपर लिमिट माइनस। आओ हम क्या बोला, अभी तुम लोग को ये हंसी आता है, अभी लगता है बड़ी टफ है, प्रैक्टिस कर लोगे ये भी आसान हो जाएगा। देख लो एक करते हैं, चलो बताओगे तुम लोग, बताओगे। मान लो लिखा हुआ है 6x² dx और लिखा हुआ यहाँ 1 और यहाँ लिखा हुआ 3। पहले इसको पढ़ेंगे क्या, ये बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 6x² विथ dx, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 6x² विथ dx। ठीक, जहां x का वैल्यू बदल रहा है 1 से 3 तक, जहां x का वैल्यू बदल रहा है 1 से 3 तक। अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये सुन लो, यहां जो भी कांस्टेंट दिया रहा इससे कोई लेना देना, इसको बाहर निकाल दो। अब इंटीग्रेशन करो इतने का। कितने लोग कर सकते हो इंटीग्रेशन? अरे बगल में तो लिखा है, कितनी बार कर भी चुके होगे। पावर में कितना जोड़ोगे, तो बताओ पावर कितना है, 2 में कितना जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? और उसी पावर से 1 से लेके, देख लो भारी है, अरे पावर में एक जोड़ दिया और उतना ही से डिवाइड कर दिया। चलो कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा क्या? बोलेंगे यस सर। देखिए ना 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। x पे पावर 3, 1 से 3। बताओ x कहां से कहां बदल रहा? 1 से 3 कितने का फर्क पड़ रहा? कैसे पता करेंगे? एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे और एक बार, चलो बताओ x के जगह पे 3 डालो और जो पावर होगा पावर लिख दो। पावर देख के नहीं टेंशन लेना है, पावर तो बाद में लिखेंगे। पहले x के जगह पे 3 डाला, पावर अगर 2 हो तो 2 लिख देंगे, 3 हो तो, अगर -3 हो तो जो पावर होगा वो लिख देंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बताओ 3 3 9 9 तिहाई 27 में से 1 जाएगा, 26 दूनी 52। कितने लोग सीख लिया? अरे कुछ बुझाया कि क्या बताया? इंटीग्रेशन।
सोचो तो अगर हमको ये करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x विथ dx 0 से लेकर के 2 तक, कितने लोगों को लगता है कि आप कर सकते हैं? क्या एक बार में दोनों सोचेंगे? नहीं बाबू, कितना भी लंबा दे, बस इसको सोचो। सोचो कि तुमको ये करने के लिए मिला है 2x स्क्वायर का किसके साथ, बस एक बार में एक का सोचो। अभी जो हम अलग अलग एक कर रहे थे, एक बार में एक का सोचो। बताओ यहाँ पे क्या है, 2 को छोड़ दो, पावर कितना है, पावर में कितना जोड़ोगे, और उतना ही से 0 से लेके काची का निशान है। चलो यहाँ पावर कितना छिपा है, पहले किसको छोड़ दोगे, और यहाँ पावर में कितना जोड़ोगे, और उतना ही से 0 से, देख लो मेरा हाथ चला, दिमाग आपका चला कि नहीं? अरे नंबर को छोड़ दिया, पावर में एक जोड़ दिया, और उतना ही पावर से डिवाइड कर दिया। चलो जो बाहर निकलेगा बाहर निकालो, 3 को बाहर निकालो, 2/3। बताओ एक बार x के जगह पे क्या लिखे? ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बार बार कर दे रहे हैं, इन कि तुम भी आदत करो ऐसे कर देना है। x के जगह पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 पावर से मतलब थोड़ी है 2 लिखेंगे, पावर कितना है? अब x के जगह पे क्या लिखेंगे, अब पावर कितना है? ऐसे भी अगर 0 रहेगा तो नहीं लिखने की जरूरत है, छोड़ भी सकते हो। कितने लोग समझे? हाँ, यहाँ 3 कैसे आया? पावर कितना है और 2 में कितना जोड़ेंगे? 3 आ जाएगा। यही ना रूल बताए हैं, अभी भी दिक्कत है? समझ में आया? यही ना रूल सिखाया है। क्या सिखाया है कि जो भी पावर हो नहीं समझ में आए तो तुम जोड़ के दिखाओ, एक लाइन, 2 और 1 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां ध्यान से बोलो, ये कटेगा 2 दूनी 4, क्या लिखेंगे 2। बताओ x के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दूनी, एलसीएम लेंगे 3, 16, 8 तिहाई 24, 16 और 24 40/3। कितने लोग सीख गए? समझ में आया? चलो एक आखिरी करते हैं, फिर वो टॉपिक पे आते हैं। पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बोलेंगे इसका करो, तो बोलेंगे सर यहाँ तो गड़बड़ है। हम बोलेंगे क्या गड़बड़ है? बोलेंगे सर dx के पहले कुछ होता तब ना पावर चेक करते, यहाँ तो आप dx के पहले कुछ लिखवे नहीं किया। अरे भाई dx के पहले कुछ होता तब ना पावर में एक जोड़ देते हैं, और वहां तो आप कुछ लिखा नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? हम इंटीग्रेशन किया कि नहीं किया? इंटीग्रेशन कर दिया है कि नहीं किया है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आप कच्चे क्या खाली 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो इंटीग्रेशन नहीं किया है तो ये वाला निशान मत हटाना। ये निशान कब हटेगा? जब इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी तो किया ही नहीं है, सेम निशान रह गया। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं, x पे पावर 0। सोच के बोलो हाँ या ना। अच्छा ये तीनों सेम चीज है कि अलग अलग? कितने वो सेम दिख रहा है? अरे x पे पावर 0 मतलब, और 1 लिखो चाहे। अब देखो फॉर्मूला पे सेट हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? फॉर्मूला कहता है कि जो भी पावर होगा उसमें कितना जोड़ो, और उतना ही पावर से डिवाइड कर दो। बताओ 0 + 1, 0 + 1, और नीचे में अगर 1 है तो लिखना कोई जरूरी? तो कितने लोग को दिखा कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा? इसको डायरेक्ट याद कर लो, इतना करके दिखाने की जरूरत। अब बताओ एक बार x के जगह पे अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। आंसर क्या आ गया? कितने लोग सीख गए? dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x होता है। एक हम आखिरी कर रहे हैं, एक और कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, आगे हम कभी इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं बताएंगे। आगे हर जगह काम पड़ेगा, हर टॉपिक में काम पड़ेगा, हर चैप्टर में काम पड़ेगा। आपका काम क्या? वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, घर पे जाकर के इसको हफ्ता में 2-3 बार देखो। अगर आपको भारी लगता है तो आप देखना, आपको एबीसीडी की तरह आसान हो जाएगा। मेहनत तो भाई आपको करना पड़ेगा, 12th में हो। और एकदम ओपन बात है, हम जनरली बोलते नहीं, हम नहीं बोलते यहाँ वहां, लेकिन आप किसी भी कोचिंग का कॉपी खोल के देख सकते हो। जितना डिटेल में आपके कॉपी में जा रहा है नहीं जाएगा। 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है, वहां भी तो उतना ही टाइम मिलता है। हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, एनसीईआरटी में जो है वही पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं 100 में 100 लाने के लिए। उसके बाद भी अगर तुम बिहार बोर्ड भरे हो, उसका भी बहुत आसान तरीका, वो तरीका तैयार हो चुका, वो दे देंगे, रट्टा मार को तो भी आ जाएगा। लेकिन तो भी रिस्क है, तो भी कहीं ना कहीं रिस्क है। क्वेश्चन टेढ़ा दे दिया तो, और क्या सीबीएसई में तो सीधा देगा ही नहीं। आपको तो पूरा डिटेल करना ही करना है, हर दिन याद दिलाता है। डराते बिल्कुल नहीं, डराना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ एक चीज है कि आपका जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उसका सीरियसनेस पता होना चाहिए। एकदम उसका सीरियसनेस पता होना चाहिए कि उस लेवल के बारे में, और एकदम उस लेवल का चल रहा है, बस इस पे एज अ टीचर आपको कमांड कर लेना है। देखिए यहां ध्यान से, हम बोलेंगे इसको इंटीग्रेट करो। कितने लोगों को लगता है कर सकते हो इंटीग्रेशन? तो अगर वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके अपने से बनाना, सही या गलत उसके बाद फिर सोचोगे। बताओ इसको क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर एक काम कीजिए, थोड़ा और आसान कर लेते हैं, नया नया सिखाया है ना। हम 4x² dx को अलग कर ले रहे हैं, फिर हम 3x dx को अलग कर ले रहे हैं। आप जब सीख जाओगे तो फिर ये अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो नया नया सीखे, आपको दिक्कत होता है लंबा टर्म देख के, आप 3 हिस्सा में बांट दिए। कितने लोग समझे? मतलब इंटीग्रेशन कितनी बार करना है? 3 बार करना है, 3 अलग अलग टर्म का। चलो कैसे करते हैं सर? तो बोलेंगे सर पहले 4 को तो छोड़ ही दो, इतना का करते हैं। बताओ रूल क्या कहता है? पावर में कितना जोड़ दो, और उतना ही से। कितने लोग समझे? बताओ, समझ में आया? पावर 2 था, एक जोड़ा, 3/3 कर दिया। बताओ किसको छोड़ दे? चलो यहाँ पावर क्या छिपा है? 1 में 1 जोड़ोगे, बटा 0 से किसको छोड़ दोगे? कौन बचेगा? और dx का इंटीग्रेशन, अक्सर बच्चा इसी में गलती करता है, 5 लिख के छोड़ देता है, वहां पे गलती कर देता है, 5 लिख के छोड़ देता है। अरे 5 तो छोड़ ही रहे, dx बच रहा है ना, और dx का x होगा ना, वहां पे गलती मत करना, वहां पे गलती होता है। चलो अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस, बताओ 3 को कहां निकाल देंगे? बाहर। बताओ ये 1 का क्यूब, 0 घटाने का कोई फायदा मत घटाओ। कितने लोग समझ गए? घटा के दिखाना, घटा के दिखा सकते हो। चलो 3/2, 1 का स्क्वायर, 5, 1 माइनस 0। बताओ कितना आ गया? 4/3 प्लस 3/2 प्लस 5। आता है फ्रैक्शन का जोड़, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 6 पचे 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 में 3 कम, 47/6। कितने लोग समझ गए? आया इंटीग्रेशन आप लोगों को? आओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज प्लीज आइए एक बार और आखिरी बार, पूरे बात को बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस गिवन क्वेश्चन में हमको वर्गडन निकालना था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्गडन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और कॉस एंगल चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो पता है, एंगल भी पता है, लेकिन फोर्स के साथ प्रॉब्लम है। फोर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि फोर्स का जो वैल्यू है वो हर पल एक्स के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे बॉडी आगे जा रहा है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम लोग एक बार में पूरा वर्गडन निकाल
नहीं सकते हैं। यह प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमको कोई ऐसा उपाय निकालना होगा कि फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज ना आए। इसका उपाय ये निकला कि हम एक बार में पूरा वर्क डन नहीं निकालेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन। और स्मॉल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो मान लेंगे किसी पर बॉडी कितना दूरी पर है, x, और x दूरी पर जब बॉडी है तब फोर्स कितना है, 2x²। अब इस x में क्या बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो बोलेंगे, तुमसे बोलेंगे dx लेने का फायदा बताओ, तो बोलेंगे dx लेने का फायदा यह है कि इस दौरान जो क्वांटिटी वैरी कर रहा था वो लगभग कांस्टेंट हो गया। अरे जो क्वांटिटी वेरिएबल था उसका वैल्यू लगभग, तो कम से कम थोड़ा दूर के लिए ही सही, थोड़ा दूर के लिए ही सही फोर्स कांस्टेंट हो गया ना। तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे छोटा सा dw, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, और उस पल का फोर्स F। ध्यान देना हिंदी में क्या बोले, इंस्टैंटेनियस फोर्स मतलब उस पल का फोर्स, उस पल का फोर्स F। तो बताओ P से Q का बात करो, उस पल का फोर्स F, और उस पल का फोर्स है कितना, 2x², और डिस्प्लेसमेंट dx और वर्डन dw। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ये पूरा निकला कि स्मॉल, हमको निकालना है A से लेकर के 0 मीटर से, ये हुआ इनिशियल, और ये हुआ लोअर लिमिट, और ये हुआ मतलब x का वैल्यू वैरी करेगा 0 से 4 तक, हाँ या ना, x का वैल्यू वैरी करेगा 0 से, और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बोलेंगे सर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक बाबू, x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू, चलो 0 मीटर से 4 मीटर तक का वर्क डन, dw कितना है मेरे पास, dw 2x²। अब टोटल निकलने के लिए क्या बोला मैंने आपको, क्या करना है, तो बोलो कि हमको कैसे पता चला इंटीग्रेशन करना है, वही तो सीख रहे हो। तो बचपन में सिखाया क्या कि 2 चॉकलेट दिया, 5 चॉकलेट और दिया तो कितना चॉकलेट हो गया, क्या घटा देते हो, मल्टीप्लाई करते हो, नहीं सीखे हो, जोड़ते हैं, वही सीख रहे हो। कुछ लोग का टेंशन बहुत अलग होता है, हम कैसे सोचेंगे इंटीग्रेशन करना है। अरे भैया स्मॉल वर्डन निकाल लिया, छोटा को निकाल करके पूरा कर देना, बड़ा कर देना, उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, वो आप सीख रहे हो, सीख गए। तो चलो इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का निशान देना पड़ेगा, अरे जोड़ना होता है तो प्लस देते हैं, इंटू करना होता है तो मल्टीप्लाई का निशान देते हैं, इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान दे देंगे। और तुम बताओ शुरू में x का वैल्यू कितना है, अरे बोलना, और जब x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वर्क डन कितना है, 0, तो x का वैल्यू 0, वर्क डन 0। ध्यान दो वो लिमिट कैसे लिख रहे हैं, कुछ लोगों को लिमिट लिखना नहीं आता है, लिमिट कैसे लिख रहे हैं, जब x का वैल्यू 0 है तो वर्क डन, जब x का वैल्यू 4 मीटर है तब वर्क डन w है, यही ना निकालना है। जब x का वैल्यू 4 मीटर है, जब x का वैल्यू 4 मीटर है तो वर्क डन w है। हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे, और कितने लोग इसके बात कर लोगे, अब अभी सिखाया है भाई, अभी सिखाया है dw का इंटीग्रेशन, अरे dx का x बताए थे, dw का w, चाहो तो कर सकते हो डिटेल में, w पे पावर 0 कर दो, क्यों करेंगे होता है, dw का w 0 से w, यहां किसको छोड़ देंगे, इसका कितना लोग कर लोगे, इसका पावर में कितना जोड़ेंगे, और उतना ही से 0 से 4। अब बताओ एक बार w के जगह पे अपर लिमिट, तो w के जगह पे w ही लिखेंगे, माइनस w के जगह पे 0, तो बोलो अपर लिमिट माइनस, चलो बताओ x के जगह पे क्या लिखेंगे, बोलना 4 का क्यूब माइनस, बताओ कितना आ गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 इंटू 4 है बाबू,
इंटू 2 128 हो गया, 128 बटा, और बताओ तुम जो ये सोच के चले थे कि 128 आएगा, ये गलत ना होगी क्या कि हर पल 32 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स वेरिएबल था, तो उसका आंसर 128 नहीं आया, 128 बटा 3 जूल आया। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ, अरे कुछ तो समझ में आया? चलो यहां ध्यान दोगे, मुझे याद है छुट्टी करना है, 5 मिनट घड़ी फास्ट है, देख लो यहां ध्यान से जो बोल रहे हैं। अब यहां से हम जो बोल रहे हैं वो अगला क्लास है, आज नहीं, वो कौन क्लास है? अगला क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे जो हम बोलने जा रहे हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। देखो ये सारा बात तो मैंने 11 का बताया, जरूरी होता है, बहुत लोग नया है, नहीं पढ़े हो, बहुत लोग पढ़ा है भूल गया है, कोई बात नहीं है, एक क्लास पीछे हो गए, लेकिन संडे को हम लोग उसको कवर अप कर देंगे, इस संडे को हम लोग फिर रूटीन पे पहुंच जाएंगे। और आपको मैं हर बार बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सा हो रहा है? हम खास के संडे क्लास को 1.5-2 घंटा का ले रहे हैं कि जो द मेन रूट होता है वो आप इत्मीनान से उस दिन आके सीख लो। और कुछ लोग एकदम संडे ही को गायब हो रहे हो, सबसे खराब काम कर रहे हो, याद रखना, सबसे बुरा काम कर रहे हो। इस संडे को मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे को क्या पढ़ाना है, संडे को यही पढ़ाना है, ये जो देख रहे हो डिराइवेशन कराना है। अगला दिन डिफिनीशन है, क्या है, और उसी डिफिनीशन का यूज करेंगे संडे के दिन डिराइवेशन में। तो मेक श्योर क्लास नहीं छूटे, यहां ध्यान दीजिएगा, आराम से देखो, क्या जिनको जाना है सर के यहाँ चल जाओ, वीडियो तो मिल ही जाएगा, और ऐसे भी हम संडे को पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो जिनको सर के यहाँ जाना है दे में लीव द क्लास, बाकी लोग देखो हम रिकॉर्डेड वीडियो में डाल रहे, अगला 5-7 मिनट लगेगा हमको। देखो यहां पर एक चार्ज को रख दिया, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे किसको रख दिया है? चार्ज को रख दिया, प्लस क्यू को रख दिया, साथ में करोगे। अब हम नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, हम बहुत पढ़ा दिए, बहुत मेहनत किए, किस लिए मेहनत किए? कि जो आपको 12th में पढ़ना है वो आप अपने आप समझ जाओ, और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट ये भी हम पढ़ा सकते थे डायरेक्ट, फिर वही रट्टा मरवाते, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कर दो खत्म हो गया, लेकिन रट्टों को तो भूल जाओगा, फिर हर टॉपिक में दिक्कत होगा। लेकिन हम जो ये 1.5 घंटा क्लास लिए अभी, आपको बहुत सा टॉपिक आसान कर देगा, आप देखोगे, आप यही देखो ना, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हम, साथ में करोगे, बी कॉन्फिडेंट आप कर सकते हो। चलो यहां पे क्यू चार्ज है और इंफिनिटी पे क्यू चार्ज है, मान लो यहां पे चार्ज का वैल्यू 10 कूलम, समझने के लिए कुछ भी ले लो, नंबर इसलिए ले लेते हैं कि लगता है कि थोड़ा आसान हो गया। यहां पे 10 कूलम, और मान लो इस चार्ज का वैल्यू मान लेते हैं 2 कूलम, 2 कूलम। अब इस चार्ज को इंफिनिटी से हमको यहां पर लाना है, कहां पर लाना है? तो 20 मीटर के दूरी पर लाना है, या चलो 20 सेंटीमीटर लिखा गया मेरे हाथ से, आओ कुछ दूरी पे लाना है। अभी क्या करना सुनाई दिया? एक कितना कूलम का चार्ज है, याद हो गया? और इंफिनिटी पे कितना कूलम है? 2 कूलम है, और इस इंफिनिटी वाले चार्ज को कहां पे लेके आना है? बी पॉइंट पर। तो ऐसा बोल सकते हैं अंग्रेजी में, इंफिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस लाना है। अंग्रेजी में क्या बोला? सर्टेन मतलब होता है कुछ पक्का दूरी, 20 हो, 30 हो, 15 हो, 10 हो, 5 हो, दिया रहेगा दूरी। तो बोलो इसको हमको इंफिनिटी से कहां लाना है? ये करना है आपको, ये करने के लिए बोला जा रहा है, ये करने के लिए बोला जा रहा है कि 2 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाना है, लाना है, आप लाइएगा। और आप फिजिक्स में कहलाते हैं एक्सटर्नल एजेंट, आप फिजिक्स में क्या कहलाते हैं? एक बात बताइए, इंफिनिटी पे कितना फोर्स लग रहा होगा दोनों में? के Q1 Q2 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, कोई फोर्स नहीं लग रहा। कितने लोग ये समझे? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए, 2 चार्ज के बीच का दूरी इंफिनिटी है, फोर्स बताओ, क्या दिक्कत है? 0 हो जाएगा। आइए अब इसको आप अंदर लाने लगे,
कहां लाए लगे, कहां लाए लगे, अंदर। मान लीजिए अंदर लाते लाते ये कुछ दूरी पे पहुंचा x, अब x इंफिनिटी नहीं है, मान लीजिए समझने के लिए x का वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर है। बताओ यहां पर फोर्स कितना होगा, कितने लोग निकाल सकते हो फोर्स, हमको पढ़ाना है, कितने लोग फोर्स निकाल दोगे, बोलेंगे k, Q1 पता, Q2 पता, R पता, यस सर और नो सर, हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे। तो चलिए फोर्स डेफिनेटली नॉट इक्वल टू, अच्छा ये 2 कूलम को कहां लेके जा रहे हो, अंदर, और ऊ कहां धक्का दे रहा है, तो बता इस 2 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है कि 2 फोर्स लग रहा है, 2, एक वो चार्ज वाला फोर्स लग रहा है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये कितने लोग समझे। और एक चार्ज वाला फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, एक चार्ज वाला फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, और एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है। एक बात बताओ, वो धक्का कहां दे रहा है और तुम कहां ले जा रहे हो, अच्छा तुमको ताकत लगा पड़ रहा है अंदर ले जाने में, अरे भैया वो बाहर धक्का देगा, हमको अंदर जाना है तो ताकत लगाए पड़ेगा ना। एक बात बताओ, बॉडी पर फोर्स लगे, क्या लगे, और बॉडी कुछ दूरी तय करे, क्या तय करे, क्या बोला, क्या बोला, बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी कुछ दूरी, तो वर्क डन होगा, हाँ या ना। सवाल यही है, अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं, मैं अभी सवाल ही समझा रहा हूं, आपका सवाल यही है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है कि एक चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, जिसको संडे को डिस्कस करना है हमको, बात समझ में आ रहा है। अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है, कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट घुसा कैसे, पहले ये समझे, कैसे समझे, तुम कहां धक्का दे रहे हो, अंदर, तुम्हारा जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो बाहर लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के कहां ले जा रहे हो, अंदर, अंदर ले जा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अंदर ले जा रहे हो, और वो बाहर धक्का दे रहा है, तो तुमको फोर्स लगा के ना अंदर ले जा पड़ेगा। कोई हमको धक्का दे रहा है बाहर, हम जाना चाहते हैं अंदर, तो हमको ताकत लगा के ना अंदर जाना पड़ेगा, हम ताकत लगा करके अंदर जाएंगे और दूरी तय कर रहे हैं तो वर्क डन हुआ ना। अब वर्क निकालने का 2 ऑप्शन, पहला एफ डॉट एक्स, दूसरा एफ डॉट डी एक्स, किसका इस्तेमाल करें ये डिपेंड करता है कि फोर्स कांस्टेंट है कि फोर्स वेरिएबल है, उस पर डिपेंड करता है। अब तुम सोच के बताओ यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो बोलेंगे देखिए सर शुरू में फोर्स 0 था, जब 10 मीटर पे आए तो फोर्स इतना लग रहा है, अंदर जाएंगे 8 मीटर पे फोर्स बदल जाएगा, 7 मीटर पे बदल जाएगा, 1 मीटर पे बदल जाएगा, कितने लोग समझे, क्या समझे जी, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल, फोर्स का वैल्यू सेम है कि हर पल बदल रहा है, जब फोर्स का वैल्यू हर पल बदल रहा है तो ये फॉर्मूला वैलिड, वी हैव टू यूज कैलकुलस। तब बोलेंगे सर पूरे रास्ते का बात, अरे पूरे रास्ते का बात नहीं करिए, क्योंकि आपका जो फोर्स का वैल्यू है वो हर पल बदल रहा है। तो मान लीजिए किसी पल आप कितना दूरी पर है, x, और का x का वैल्यू 10 मीटर मान लेंगे, तो समझने के लिए बोला था, किसी पल आप कितना दूरी पर है, बताओ x दूरी पर फोर्स कितना होगा, तुम बोलो हम लिखेंगे, बोलो, अरे गधा लोग बोलना रे, x दूरी पर क्या लिखे फोर्स का फॉर्मूला, हाँ ठीक, आगे कितना, के Q1 पढ़े हो कूलम्स लॉ, क्या पढ़े थे उसमें, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, दिखा तुम लोगों को, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर,
इस फोर्स का वैल्यू बदलना चाहिए कि बदलना नहीं चाहिए? तो बताओ, हम अगर अभी यहां पर है एम पॉइंट पर, तो एम से कितना आगे जाए? अगर ये एक्स है तो एम से कितना आगे जाए? बहुत ज्यादा अंदर चल जाए कि बहुत कम जाए? एम से कहां पहुंच गए? और बताओ एम से एन तक का दूरी क्या ले लें? और तुम बताओ एम पे ज्यादा फोर्स होगा कि एन पे ज्यादा फोर्स होगा? एम फॉर मैंगो, एन फॉर नोज, एम पर ज्यादा फोर्स होगा कि एन पर ज्यादा फोर्स होगा? कितने लोग समझ, दोनों सेम होगा। और जब सेम होगा तो स्मॉल वर्डन निकाल सकते हैं ना। बोलेंगे सर एक काम कीजिए सर। अच्छा एक बात बताइए, 12th का टॉपिक पहले कभी पढ़े हो जिंदगी में? फिर भी जवाब तुम दे रहे हो ना, क्यों? क्योंकि हम तुमको 11 रिपीट कर दिया, और वही हम 11 दोबारा रिपीट नहीं करते, सब बाउंस करता है, एकदम फटाक से बाउंस करता, लगता बस रटते जा रहे हैं। आपसे फिर बोल रहे हैं 11 को रिवाइज करो, 11 का पूरा यूज है 12th में। 11 में बात बोलते रहेगा, समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके पास फिर भी कॉपी होगा 11 का, उसको रिवाइज करो, 12th बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहां ध्यान से समझोगे, पूरा वर्डन निकालने वाले नहीं है। स्मॉल वर्डन क्या लिखा पढ़ो, dw, dw इज इक्वल टू क्या लिखे? एफ डॉट dx, लेकिन dx के आगे माइनस लगा दो। कोई रीजन बताएगा माइनस का है लगाए? बोलेंगे x का वैल्यू घट रहा है। नहीं समझा? क्या समझा? उधर जाते हैं तो नहीं लगाते माइनस, इधर आएंगे, इधर आ रहे हैं तो x का वैल्यू घट रहा है। चलो डॉट प्रोडक्ट को तोड़ने आता है, डॉट प्रोडक्ट। अरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, काची का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ाया हम? माइनस छोड़ दो, dx cos। बताओ तुम फोर्स कहां लगा रहे हो और जा कहां रहा है? एंगल कितना डिग्री? तुम्हारा वर्डन निकाले हैं 0 डिग्री। समझ में आया? तो बताओ एफ के जगह पे क्या लिख दिया? के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, और ये कौन? dx। कितने लोग स्मॉल वर्डन निकालने आ गए? अब बताओ इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। इसी का क्या कर देंगे रे? इंटीग्रेशन। इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल। तो बताओ इंटीग्रेशन करेंगे, करने के लिए कांस्टेंट को कहां निकाल दो? के का वैल्यू कभी चेंज होने वाला? ये 10 कूलम कहीं बदलने वाला, ये 2 कूलम कहीं बदलने वाला, ये कौन बदल रहा है? और बताओ एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चल जाओ, एक्स पे पावर -2 हो गया। और बताओ शुरुआत में एक्स का वैल्यू कितना है? इंफिनिटी, और अंतिम में एक्स का वैल्यू आर। कितने लोग लिमिट लेना सीखे? इंफिनिटी टू आर। पक्का? अरे कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और dx बाई एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर -2 हो गया। एक्स का वैल्यू वेरी कर रहा है इंफिनिटी टू आर, और साथ में करो इंटीग्रेशन मेरे dw। बताओ dw का इंटीग्रेशन लिख दे, समझ जाओगे। ऐसे ये टॉपिक को हम लोग संडे को दोबारा पढ़ेंगे, आपको यूं ही ट्रेलर दिखा दे रहे हैं। संडे के दिन पूरा मूवी चलेगा 1.5-2 घंटे का, ये वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज समझ में आ रहा है, संडे को बुझा जाएगा। चलो बताओ साथ में बोलो क्या लिखें? साथ में माइनस के क्यू। बताओ पावर में कितना जोड़ोगे और उतना ही से क्या करोगे? कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर। देख लो कुछ अजूबा लिख दिया। यही ना फॉर्मूला सिखाया है कि इंटीग्रेशन के केस में पावर में एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे, उतना ही से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा? -2 + 1। अरे बोल रहे -2 + 1 -1, और माइनस बाहर है, माइनस माइनस के क्यू एक्स पे पावर -2 + 1, -1 को नीचे लेके चल जाएंगे, +1 इंफिनिटी से आ। कितने लोग इस लाइन के बाद ये लाइन समझे? समझ में आया? अब एक बार x के जगह पे अपर लिमिट और एक बार x के जगह पे, तो बताओ x के जगह पे r माइनस x के जगह पे एनीथिंग बाय इंफिनिटी, तो हो गया के क्यू बाई
हाँ, ये वर्क डन निकला किसके द्वारा? ये वर्क डन निकला किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और 11 क्लास में हम पढ़ाए थे, संडे को फिर 15-20 मिनट रिवाइज करा देंगे। 11 क्लास में हम 3-4 घंटा में पढ़ाए थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कॉपी में देखना मिलेगा कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम करता है, जो भी हम काम करते हैं, हम एक्सटर्नल एजेंट हो गए। जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम करता है वो बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में क्या लाता है? चेंज। जैसे ये यहां पे रखा हुआ है, अपने आप ऊपर जाएगा। हम कहां ले जा रहे हैं? ऊपर। तो मेरे द्वारा किया गया काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? अब तुम बताओ, एग्जाम में सवाल देगा कि एक चार्ज है, इंफिनिटी से लेकर के आर दूरी तक लेकर आए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। क्वेश्चन पूछा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन तुम क्या निकालोगे? वर्क। याद रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछे या पोटेंशियल का कंसेप्ट आए तो तुम क्या निकालोगे? तो ये जो निकला ना, यही है यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन है यू। और तुम जिसको ला रहे हो ना, इसका वैल्यू कितना कूलम है? अगर ये 2 ना हो के कितना होता? 1 को क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव। अगर तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाते ना, अगर तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाते ना, तब इसको पोटेंशियल एनर्जी ना बोल करके पोटेंशियल बोल देते हैं। अंतर समझो, कुछ का अंतर नहीं है। एक समझ के दूसरा समझ में आ गया। अरे 1 के अलावा कुछ भी लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, और अगर +1 को लेके आ गए तो पोटेंशियल कहलाएगा। ये तो उसी तरह का कहानी हो गया फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला। अगर चार्ज का वैल्यू 1 के अलावा कोई और है तो फोर्स कहलाता है, और जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है अगर उसका वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। सेम कहानी। अब एक लाइन का डिफिनेशन सुन लो, बोलो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस। रुक जाइए। फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस, इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना होगा उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल किसके बराबर? लेकिन जिसको लाना उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। और अगर 1 नहीं है, 2 है, तो उसको 1। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला समझ में, वर्क डन बाय चार्ज क्यों होता है, पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है यहां तक? तुम लोग बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते थक गया नहीं? अरे फिर मेरा 2 घंटा क्लास है ना, और हमको थकान है, तुम लोग थक गया बैठे बैठे। बहुते गजब हो तुम लोग। एग्जाम हमको दे